नमस्कार, स्वागत है आपका सेहत संवाद में। साथ हूं मैं आपके आहाना पुंज। हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं सेहत से जुड़ी समस्याओं पर और उसका समाधान पाते हैं जो भी हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े होते हैं उनसे। आज हम बात करेंगे महिलाओं की, क्योंकि घर हो, दफ्तर हो, हर जगह महिलाएं आगे रहती हैं। अगर कहीं पर वो पीछे रह जाती हैं तो वो है उनकी अपनी सेहत। हर जगह पर सबको आगे रखती हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल सबसे कम रखती हैं। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए, लंबे समय से अगर आप इंतज़ार करते हैं कि मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन कुछ दिक्कतें, परेशानी आपको आ रही है, उन परेशानियों से कैसे आप निकल सकती हैं और कैसे बतौर कपल आप डॉक्टर्स के पास जाके आईवीएफ की ट्रीटमेंट हो, आईयूआई की ट्रीटमेंट हो, ये तमाम ट्रीटमेंट्स के ज़रिए आप आगे बढ़ते हुए आप अपनी गोद भी भर सकते हैं। उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज पहलाजानी, जो इनफर्टिलिटी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए जानी जाती हैं रायपुर में। नमस्कार डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि महिलाएं जो हमेशा सबको आगे रखती हैं, खुद पीछे रह जाती हैं, सेहत में ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आप लंबे समय से महिलाओं को ट्रीट करती हैं, तो ज़्यादा परेशानियां कौन कौन सी महिलाएं जो हैं आजकल फेस करती हैं? देखिए, महिलाओं में या हमारा एक सोसाइटी का सेटअप है कि महिलाओं को ये लगता है कि पहले घर देख लें, बच्चे देख लें, काम देख लें, उसके बाद अगर कुछ टाइम मिलता है तो उनको अपनी प्रॉब्लम्स याद आती हैं। और डॉक्टर्स के पास अगर विजिट कराना हो या अपना चेकअप कराना हो तो वो तभी उनके पास जाती हैं जब उनकी प्रॉब्लम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है कि अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हर फीमेल को अगर वो चाहती हैं कि उनका घर, उनके बच्चे, उनका हस्बैंड, उनकी फैमिली स्वस्थ रहे, तो सबसे पहले उनको अपनी सेहत पे ध्यान देना रहेगा, क्योंकि एक स्वस्थ महिला अपना पूरी फैमिली का टेक केयर अच्छे से कर सकती है, काम का और बच्चों का। अगर घर की एक लेडी बीमार हो जाती है तो बाकी घर का हर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो नो मैटर व्हाट, आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, तो एक हैबिट बनाइए कि साल में एक बार अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि प्रिवेंशन से बेहतर या कोई इलाज नहीं है। जब बीमारी पकड़ लेती है फिर हम उस बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, उसके नुकसान को कम करते हैं। समझदार आदमी वो होता है कि जो बीमारियों को ना होने दे। रेगुलर हेल्थ चेकअप, रेगुलर डॉक्टर मीट एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा होते हैं। तो इसलिए फीमेल्स को सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप फ्लाइट में भी ट्रैवल करते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन आती है कि कोई भी इमरजेंसी होने पर पहले अपना मास्क पहने, फिर बाद में आप अपने पड़ोसी की मदद करें। आप ठीक रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। अगर आप ही बिस्तर पकड़ गए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, कई ऐसे कपल्स होते हैं लंबे समय से जूझ रहे हैं कि भाई हमारे घर भी किलकारी होनी चाहिए या बेबी होना चाहिए, जिसको आम भाषा में हम बोले। तो आईवीएफ की तरफ बढ़ भी रहे हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इस तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में नीता अंबानी की एक स्टेटमेंट आई थी, दैट इज़ पब्लिक स्टेटमेंट, कि भाई अगर कर भी रहे हैं तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, हम साइंटिफिकली आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा समझाइए कि आईवीएफ है क्या? देखिए, वो कपल जिसे शादी को साल भर से ज़्यादा हो चुका है, ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और कंसीव नहीं हो पा रहा है, उसे हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहा है। यही डेफिनेशन चेंज हो जाती है कि अगर लेडी की एज 35 के ऊपर है और वो 6 महीने से ज़्यादा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो हम उस कपल को इनफर्टिलिटी के समस्या से जूझते हुए देखते हैं। अब इनफर्टिलिटी एक कपल प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा एक हस्बैंड वाइफ मिल करके बनाते हैं। अकेली औरत या अकेला मेल जो है बच्चे को नहीं पैदा कर सकता है। तो जो कोई कपल स्ट्रगल कर रहा है तो पहला स्टेप ये होता है कि उस कपल को जॉइंटली जा करके अपनी प्रॉब्लम को एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के साथ में डिस्कस करना चाहिए कि वो कितने टाइम से ट्राई कर रहे हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और फिर डॉक्टर डिसाइड करता है कि उनका इनफर्टिलिटी का रूट कॉज क्या है। आईवीएफ हो, आईयूआई हो या मेडिसिन हो, इसके बारे में जो मिथ सोसाइटी में फैले हुए हैं वो इसी वजह से फैले हैं कि लोग समझते हैं कि ये बहुत आखिरी का रास्ता है या बहुत कठिन रास्ता है, या हमें तो जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम इन रास्तों में जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें यही इकलौते ट्रीटमेंट होते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे कपल ये सोच रहा होता है कि मुझे बच्चा चाहिए जल्दी, तो आप प्लीज़ मेरा आईवीएफ कर दीजिए।
वहाँ पे भी ये सोच गलत है। आईवीएफ हो या आईयूआई हो, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है बच्चा पैदा करने का, ये ट्रीटमेंट है उस प्रॉब्लम का जिस वजह से कपल को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। तो आईवीएफ आर्टिफिशियल असिस्टेंस टू नेचर है, नॉट दी आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट टू नेचर। आईवीएफ को हम ये बोल सकते हैं कि आज के डेट में मैक्सिमम लेवल ऑफ आर्टिफिशियल असिस्टेंस अगर हम प्रेगनेंसी को लेने में लेते हैं तो वो आईवीएफ के जरिए पॉसिबल है, इसके ऊपर नहीं। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कि अगर फीमेल्स की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है या हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा खराब है, नील है, आजकल फीमेल्स करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, टाइमली मैरिजेस नहीं हो रही हैं, लेट मैरिजेस हो रही हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि पार्टनर में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें और अपने प्रोफेशन में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, तो वो आईवीएफ के ज़रिए समय रहते अपने एग फ्रीज कराते हैं और फिर बाद में जब कभी वो रेडी हैं प्रेगनेंसी लेने के लिए, तो बिना किसी डर के कि अब मेरी एज निकल गई है, तो वो अपने फ्रोज़न एग्स के ज़रिए भी प्रेगनेंसीज ला सकते हैं। तो इस तरीके के बेनिफिट्स आईवीएफ में रहते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि इसका यूज़ वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, अदरवाइज फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। क्योंकि अभी आपने आईवीएफ और आईयूआई दोनों बताया। आईवीएफ तो आपने बता दिया कि ठीक है इस तरह से हम प्रेगनेंसी की ओर बढ़ सकते हैं कपल आके, लेकिन आईयूआई क्या है? आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये किया जाता है उन कपल्स के लिए जहाँ पे हस्बैंड के स्पर्म्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या किसी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, या हस्बैंड वाइफ ऐसी किसी डिजीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं जो कि यूजली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है और डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि आप एक नेचुरल कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकते हैं, या आजकल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत कॉमन है, या वर्क प्रेशर इतना होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स जितना चाहिए नेचुरल कंसेप्शन के लिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो आईयूआई के ज़रिए हम लोग एक दिन, हर लेडी के पास महीने में मात्र 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में अगर एग और स्पर्म मिल जाते हैं तो फिर प्रेगनेंसी रुकती है, अदरवाइज वो महीना वेस्ट हो जाता है और हमें नेक्स्ट साइकिल के लिए वेट करना पड़ता है। तो आईयूआई में हम वही 24 घंटे आइडेंटिफाई करते हैं कि कब एग रेडी हो रहा है, और उस टाइम पे अगर पार्टनर का स्पर्म लेना है तो पार्टनर का स्पर्म, या ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे हस्बैंड के स्पर्म्स हैं ही नहीं, वहाँ पे हम डोनर स्पर्म्स लेते हैं थ्रू बैंक और उस स्पर्म को आर्टिफिशियली यूट्रस में इंसेमिनेट कर देते हैं। तो दिस इज़ आईयूआई, जहाँ पे हम सिर्फ स्पर्म्स को इंसेमिनेट करते हैं। और आईवीएफ अगर हम आम भाषा में समझाएं तो आईवीएफ में हम जो लेडीज़ होते हैं उनके एग्स को भी बाहर निकालते हैं, बाहर में ही एग्स और स्पर्म को हैंडल करते हैं, एक प्रेगनेंसी तैयार करते हैं जो कि एक नेचुरल 2 वीक्स की कंसेप्शन के बराबर होता है, और उस तैयार गर्भ को हम लोग यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। और आईयूआई में हम एग्स को बॉडी के बाहर ले जाकर के हैंडल नहीं करते हैं, आईयूआई में हम उसको एग्स को अंदर ही रहने देते हैं, सिर्फ स्पर्म्स को यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। क्या इसकी कोई एज होती है कि भाई इस एज तक अगर आप आईवीएफ की तरफ बढ़ेंगे तो ये बेहतर रहेगा, इसके बाद दिक्कतें होती हैं? देखिए, प्रेगनेंसी की अगर हम बात करते हैं तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, फीमेल्स की भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक रन करती है, मेल्स की भी रन करती है। हर फीमेल ने अपनी लाइफ टाइम में कितने एग्स प्रोड्यूस करने हैं उसका डिसीजन तभी हो जाता है जब वो अपनी मदर के वूम में होती है। चौथे 5वें महीने की जब गर्भावस्था में डिसाइड हो जाता है कि ये बच्ची जब पैदा होगी तो अपने लाइफ टाइम में कितने एग्स बनाएगी, एक मैक्सिमम कैपेसिटी डिसाइड हो जाती है। वो कैपेसिटी कम हो सकती है बाय वियर एंड टीयर, आपकी कुछ डिजीजेज हो गई, लाइफ के स्ट्रेस हैं, कुछ सर्जरी हो गया, बट वो कैपेसिटी बढ़ती नहीं है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है, हर महीने हम उस कैपेसिटी को यूज़ करते चले जाते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक लेडी नेचुरली माँ नहीं बन सकती, इस फेज़ को हम बोलते हैं मेनोपॉज। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटी आपके 20s में थी वही 30s में भी रहेगी, वही 40s में भी रहेगी, क्योंकि वियर एंड टीयर तो चल ही रहा है। स्ट्रेस, जैसे हमारी स्किन है, हम पैदा होते हैं स्किन के साथ, एक न्यू बॉर्न बेबी की स्किन कितनी अच्छी होती है, फिर 20s में आप जाते हैं आपकी स्किन में चेंजेस आते हैं, 30s में आते हैं, 40s 50s में स्किन एज होती है, ऐसे ही एग एज होते हैं। तो बेस्ट एज अगर हम बोले फीमेल्स के लिए तो आई थिंक 30 तक प्लान कर लेना चाहिए। और अगर आप 30 तक समहाउ फॉर एनी रीज़न, चाहे वो पर्सनल हो कि अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है या प्रोफेशनल हो,
अगर 30 तक सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगा तो ऐसी फीमेल्स को एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट ही होते हैं। उनसे मिल करके एटलीस्ट अपना रिजर्व्स चेक करा लें कि क्या ये हमारा डिसीजन टू डिले प्रेगनेंसी बियॉन्ड 30 ठीक है या नहीं, और अगर नहीं ठीक है तो क्या सॉल्यूशंस हैं जिससे हम अपना रिप्रोडक्टिव लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में एक तालमेल बिठा पाए। तो मेल्स की भी इस तरीके की बायोलॉजिकल क्लॉक रन करती है। उनका स्पर्म प्रोडक्शन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, फीमेल्स के जैसे नहीं होता है। हर सेकंड मेल के टेस्टिस में 1500 स्पर्म बनते हैं, हर सेकंड ये काम चलता रहता है। तो मशीनरी है, टाइम के साथ में वो भी कमज़ोर पड़ती चली जाती है, इसलिए स्पर्म की हेल्थ भी विद एज रिड्यूस होती है, स्पेशली मेल्स में आफ्टर 40s। जो स्पर्म होता है उसका डीएनए डैमेज होने लग जाता है, क्वालिटी क्वांटिटी ख़राब होने लग जाती है। तो इसलिए आइडली अगर हम बात करें तो फीमेल की जो बेस्ट एज होती है इस टिल 30 एंड मेल्स की शुड बी टिल 40। बट ये रूल हर किसी पे अप्लाई नहीं होता है, किसी के लिए कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट फॉर द मासेस दिस इज़ द आइडियल एज। प्रोफेशनली मैं चाहती हूँ और ज़्यादा ग्रूम कर जाऊँ, मैं और ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँ, ये रहता है आजकल फीमेल्स में कि मैं और काम करना चाहती हूँ। तो अगर कोई फीमेल 30+ हो जा रही है तो उसे क्या क्या स्टेप ले लेने चाहिए अभी ये समझने के लिए कि भाई अगर आप फ्यूचर में चाहती हैं प्रेग्नेंट होना तो आपको यहाँ से शुरू कर देना। देखिए, समझदार आदमी वो होता है जो बहुत अच्छे की उम्मीद रखता है और साथ ही साथ में बहुत बुरे की तैयारी रखता है। तो करियर बनाने की भी यही एज है और बच्चा पैदा करने की भी यही एज है। तो स्मार्ट वुमन क्या होती है कि वो अपना एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाती है। तो 30s तक भी नहीं वेट करना चाहिए, इतना स्मार्टनेस आ जाना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ के साथ में क्या करना है। अगर हम एक कार भी खरीदते हैं ना, तो जितनी महंगी कार होती है हम उसका पहले इंश्योरेंस देखते हैं, उसकी मेंटेनेंस देखते हैं, उसके बाद उस कार को घर से बाहर निकालते हैं। आप अपनी लाइफ के लिए फाइनेंसेस प्लान करते हो, मुझे घर कब चाहिए, मुझे कार कब चाहिए, मुझे अपनी जॉब में इंक्रीमेंट्स कब चाहिए, ये सब चीज़ें प्लान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना जो एक मूल अधिकार है एक ह्यूमन बीइंग होने का, हम उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं, अपनी लाइफ को प्लान नहीं करते हैं इस भाग दौड़ में। तो 25 की एज के आसपास ही फीमेल को डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी कि वो 30 तक अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेगी, एटलीस्ट एक बच्चा ले लेगी। और अगर उसे लगता है कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आइडियली अराउंड दैट एज अपना एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं AMH, और उसके साथ में एक स्कैन करा लेंगे तो और अच्छा है। अदरवाइज ये ब्लड टेस्ट करा करके एटलीस्ट वो अपने रिजर्व्स को चेक कर सकते हैं। मेरी जेब में पैसा कितना है, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या खरीदना है। जितने सेलिब्रिटीज होते हैं वो IVF की तरफ बढ़ते हैं, आजकल आम कपल्स भी बढ़ रहे हैं। अब एग फ्रीजिंग की बात हुई तो मुझे भी एग फ्रीजिंग तब पता लगा था जब मैंने एक शो देखा था द कायली, जो जेनर शो है इनका, तो वहां पर मुझे पता लगा अच्छा भाई क्योंकि फ्रीजिंग भी कुछ होता है। तो अब इस तरह की चीजें देखते हैं तो लगता है यार बजट बहुत ज्यादा होता होगा इसका। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अफोर्डेबल ट्रीटमेंट्स हैं ये। किसी भी चीज़ में लेबल लगाने से पहले एटलीस्ट उसे टेस्ट तो कर लें कि वाकई में वो इतना एक्सपेंसिव है या नहीं। सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए। IVF इज़ वेरी मच अफोर्डेबल और इसके कोई फिक्स रेट्स नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ये सिटी टू सिटी वेरी करते हैं, क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करते हैं। तो आप बात कर सकते हैं, बट दे आर वेरी मच विद इन रीच। बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स नहीं होते हैं। और ये एग फ्रीजिंग खाना आप घर में भी खाते हैं, खाना आप रेस्टोरेंट्स में भी खाते हैं, ढाबे में भी खाते हैं, 5 स्टार में भी खाते हैं, एक मिशेलिन रेस्टोरेंट में भी खाते हैं। वही खाना है, लेकिन उसकी पैकेजिंग, उसकी प्रेजेंटेशन अगर चेंज हो जाती है तो उसकी प्राइसिंग बढ़ जाती है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो एक 5 स्टार में खाना नहीं खा सकता है वो कभी खाना ही नहीं खा सकता है। ट्रीटमेंट्स हर तरीके के अवेलेबल है एंड वेल विद इन रीच है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि ऐसा कोई कपल मुझे नहीं समझ में आता है कि जो लैक ऑफ मनी की वजह से ये ट्रीटमेंट नहीं कराए, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव इशू है और इतना महंगा नहीं है कि कोई इसको अरेंज नहीं कर सके। और आजकल तो इसके लिए लोन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं कि जो वर्किंग क्लास है वो अपना EMIs में या लोन्स में भी ये सब ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। क्योंकि आपने शुरुआत में ये भी बोला है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कपल बहुत बिजी है और इस कारण भी IVF की तरफ बढ़ता है। तो सच में ऐसा होता है कि भाई हम बिजी हैं और दैट इज़ द रीज़न आई कांट गिव मच टाइम टू माय सेक्सुअल जो भी रिलेशंस है और मैं IVF की तरफ बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लाइफस्टाइल और बहुत ख़राब हो चुके हैं। लेट नाइट्स होती हैं, लेट नाइट काम होता है, स्ट्रेस बहुत है,
डिजिटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करते हैं और हैप्पी हार्मोन्स को कम करते हैं। सही टाइम पे सोना, सही टाइम से उठना, खुश रहना, अपनी डाइट ठीक रखना, अपने काम को एंजॉय करना, ये हमारे ब्रेन में एक सिस्टम जो सेट होता है जो कि सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का हिस्सा रहता है, वो जब शांत होता है ना तब उसको ये बाकी सब चीज़ों का ध्यान आता है। जब वो घबराया हुआ रहता है तो पहले तो उसको अपनी जान बचानी है, वो अपने हार्ट का ध्यान रखेगा, अपना खुद का ध्यान रखेगा, लीवर का ध्यान रखेगा, किडनी का ध्यान रखेगा, और आखिरी में उसको ध्यान आता है कि मुझे ओवरी या टेस्टिस की तरफ भी कुछ देखना है, क्योंकि उसका काम बच्चा पैदा करने का, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ लाइफ सेविंग थिंग। तो अगर लाइफ में स्ट्रेस होता है तो ऑब्वियसली ये जो बॉडी में हमारे कॉर्टिसोल्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स कम होते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स भी कम हो जाती हैं, और लोगों को फिर जब ये बोला जाए कि अब आपको बच्चा पैदा करना है इसलिए आप इंटीमेट होइए, तो वो एक एडिशनल बर्डन हो जाता है उनके लिए, स्पेशली फॉर मेल्स की परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से भी इनफर्टिलिटी बढ़ता है। और इसी वजह से भी नहीं, दूसरा एक ये कि स्ट्रेस अगर रहेगा, जैसे मैंने बोला कि अंदर के हार्मोन्स सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उस वजह से एग की क्वालिटी भी ख़राब होती है, टाइमली एग्स नहीं बनते हैं तो लेडीज़ के पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और मेल्स में भी स्पर्म का डीएनए डैमेज होने लग जाता है, उस वजह से स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक अगर चलती रहती हैं तो वो पूरा एनवायरनमेंट को ही डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आजकल बढ़ रहा है। अगर आप रेशियो देखें तो पहले के टाइम पे इनफर्टिलिटी क्यों होता था कि कोई बर्थ डिफेक्ट है, कोई इन्फेक्शंस हो गए, टीबी हो गया, या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो गए, उस वजह से इनफर्टिलिटी ज़्यादा होती थी। आजकल के टाइम पे अगर आप देखो तो इनफर्टिलिटी इज़ प्राइमरीली अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन में। रूरल पॉपुलेशन की अगर आप बात करें जहाँ पे ये स्ट्रेस लेवल अभी उतने नहीं हैं, वहाँ पे भी अभी जो इनफर्टिलिटी का रेशियो है या प्रेवलेंस है ऑलमोस्ट उतना ही है जितना पहले था। लेकिन सिटी के लोगों में लेट मैरिजेस हो रही हैं, लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है, ड्रग अब्यूज़ बढ़ रहा है, लेट नाइट्स बढ़ रहे हैं, तो ये सिटी के जो कपल्स हैं इनमें इनफर्टिलिटी की समस्या जितने 10 सालों में पिछले बढ़ी है, और आने वाले 10 सालों में तो ऐसा है कि शायद हर 3 या 5 कपल में से कोई एक ऐसा होगा जिससे नेचुरली कंसीव ही नहीं हो पा रहा। ये इस स्पीड से बढ़ रहा है, इट हैज़ बिकम अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आईवीएफ करवाने पर कुछ समस्याएं भी होती हैं कि अगर कोई कपल आता है तो ये समस्या से भी कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है, या फिर एट द एंड ये भी हो जाता नहीं आप आईवीएफ भी नहीं करवा सकते। जहाँ पे डॉक्टर्स को लगता है कि आईवीएफ सूटेबल नहीं है, स्पेशली ये वो केसेस होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि प्रेगनेंसी लेना ही लेडी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मदर की हेल्थ के ऊपर हम बच्चे को नहीं रख सकते हैं, तो सिर्फ उन्हीं केसेस में हम मना करते हैं कि आप आईवीएफ नहीं ले सकते हैं। अदरवाइज आईवीएफ पर से इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। लोगों के मन में है, मिथ हैं कि आईवीएफ में बेड रेस्ट लगता है, आईवीएफ में तो बहुत खर्चा आ जाता है, या आईवीएफ से अगर प्रेगनेंसी रुकेगी तो माँ और बच्चे को बहुत दिक्कत होगी, सिर्फ सिजेरियन से ही डिलीवरी हो सकती है, ये सब मिथ हैं। आईवीएफ पर से किसी भी कॉम्प्लिकेशन को नहीं बढ़ाता है, इसमें कोई हॉस्पिटल के एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें कोई बेड रेस्ट नहीं लगता है, इसमें कोई सर्जरी नहीं होती है, और जितनी कॉम्प्लिकेशन किसी भी मदर या बच्चे में एक नेचुरल प्रेगनेंसी में होती हैं, लगभग वही सब कॉम्प्लिकेशंस उतने ही परसेंटेज के साथ में आईवीएफ में होती हैं। आईवीएफ में जो थोड़ा सा जो परसेंटेज ज़्यादा होता है वो इसलिए कि आईवीएफ एक नॉर्मल कपल नहीं करा रहा है, वो कपल जिसको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है वो आईवीएफ करा रहा है, शौकिया तौर पे नहीं चल रहा है। तो उस प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है कि उस प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कतें आए। आईवीएफ पर से कोई कॉम्प्लिकेशन ऐड नहीं करता है सिग्निफिकेंटली। लेकिन कुछ ऐसे र्यूमर्स आपने बताए, एक ऐसा र्यूमर मैंने भी स्क्रॉल करते करते देखा तो उसमें ये था कि अगर हम आईवीएफ कराते तो भाई ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ट्विन्स ही होंगे। हाँ, अब ये किसी के लिए कॉम्प्लिकेशन है, किसी के लिए ब्लेसिंग है। इंडियंस तो बहुत खुश होते हैं कि अगर उनको ट्विन्स हो जाए तो। यस, आईवीएफ में पॉसिबिलिटीज ट्विन्स होने की ज़्यादा होती है, बट इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे वो कपल जिनको ये कॉम्प्लिकेशन लगता है उसमें हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, और वो कपल जिसमें इस चीज़ को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें हम ट्विन्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या फेलियर्स भी होते हैं आईवीएफ के, क्योंकि बोला जाता है?
डेफिनेटली मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि आईवीएफ बच्चा पैदा करने का इलाज नहीं है, इट्स एन आर्टिफिशियल असिस्टेंस टू नेचर। नेचर बच्चा पैदा करेगी, ना कि आईवीएफ। तो नेचर नेचुरली ही गारंटी नहीं लेती है। एक महीने में कितने परसेंटेज कपल हैं जो बोलेंगे कि 100% हम तो जिस महीने ट्राई करेंगे उसी महीने बच्चा हो जाता है। किसी को 1 महीने में बच्चा होता है, किसी को 2 महीने में, किसी को 6 महीना, किसी को साल भर। साल भर में नहीं होता तो हम बोलते हैं आप डॉक्टर के पास जाइए। ऐसे ही आईवीएफ है, किसी को 1 अटेम्प्ट में सक्सेस मिलता है, किसी को 2 में, किसी को 3 में। बट यूजुअली अगर केयरफुली केस सिलेक्ट किया जाता है तो विद इन 3 to 4 अटेम्प्ट इट इज़ ऑलमोस्ट गारंटेड। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने होते हैं कि इतने भाई इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं? देखिए ऐसा कोई नंबर नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट खुद को ही आदमी को अपनी बाउंड्रीज तय करनी रहती है। मेडिकली एज सच कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, बट बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम किसी कपल को एडवाइस करते हैं कि आपको इससे ज़्यादा नहीं ट्राई करना चाहिए। तो कोई ऐसा फिक्स नंबर हम नहीं बोल सकते। और आपने कहा था कि जैसे एज बढ़ती है तो एग्स भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना वो चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं। अब उस चीज़ को ठीक रखने के लिए लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए ऑन डेली बेसिस? देखिए 70% ये सब चीज़ें आपकी जेनेटिकली डिटरमाइंड होती हैं। एजिंग जो है होना ही है। आप नो मैटर व्हाट, दुनिया में आज तक एक आदमी ऐसा नहीं है जो एज नहीं किया हो या ख़त्म नहीं हुआ हो, चाहे किसने कितनी भी कोशिश कर ली। तो जो हमारे जीन्स ने एक पेस डिसाइड कर रखी है उसे तो हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं। बस हम एडिशनली ऐसा कुछ नहीं करें जिससे हमारी एजिंग फास्ट हो जाए। तो उसके लिए यही है कि आप हेल्दी खाइए, जहाँ तक हो सके पैक्ड, प्रोसेस्ड, फ्रोज़न, आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड फूड से दूर रहिए। घर का बना हुआ खाइए, टाइम से खाइए, लिमिट में खाइए। जो आपके एरिया में जो सब्जियां मिलती हैं, जो रीजनली सीजनली ईजिली अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उसका इस्तेमाल करिए। कोई फैंसी फूड आइटम्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड, लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज करें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। सबसे इम्पॉर्टेंट है खुश रहना सीखें। हम फिज़िकल फिटनेस के बारे में तो बहुत केयर कर लेते हैं, लेकिन अगर सिर्फ फिज़िकल फिटनेस ही इतनी इम्पॉर्टेंट थी तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जिम करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं। सो कॉल्ड वेरी फिट सेलिब्रिटीज़ जो है यंग एज में चले जाते हैं। तो मोर देन फिजिकल फिटनेस, मेंटल, आपका सिर स्थिर है ना, दिमाग शांत है तो वो हर चीज़ को कंट्रोल कर लेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर आजकल के टाइम पे, कि हम इतने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जीते ना कि हमें किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता। हम एक चीज़ का मज़ा लेने से पहले दूसरी चीज़ में घुस जाते हैं। तो वो ब्रेन को आदत हो चुकी है कि फटाफट कुछ ना कुछ चाहिए, अब ये दो, अब ये दो, फटाफट बोर होता है। वो थका रहे हैं अब अपने ब्रेन को, इतना काम करा रहे हैं। तो थोड़ा काम, शांत अपनी लाइफ को अगर रखेंगे कि थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, खुश रहिए, बी हैप्पी फॉर नो रीज़न, थैंक्स फॉर नो रीज़न, इतनी सारी चीज़ें हमें जो अच्छी मिलती हैं। आई थिंक ये अगर हम चीज़ें कर लेते हैं तो इनफर्टिलिटी, हार्ट डिजीज़ेस, कैंसर और डिप्रेशंस, ये सब समस्याओं को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आपका हॉस्पिटल यानी कि पहला जॉनिस के पास क्या स्पेशल चीज़ें हैं जो विमेंस को आके एक बार ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए अगर आईवीएफ की तरफ मूव करना चाहती हैं? तो पहला जॉनिस एक प्रिंसिपल में बिलीव करता है, वो ये है कि वुमेन जो है वो फैमिली का या किसी भी सोसाइटी का एक सुपीरियर, सबसे ऊपर बिंब होता है, क्योंकि एक फीमेल सब चीज़ों को, एक नेचुरल पावर है उसको कंट्रोल करने की। तो अगर एक फीमेल आपने हेल्दी कर दी, समझदार बना दी, तो वो ऑटोमेटिकली अपना परिवार भी वैसा बना लेती है, और एक परिवार वैसा बनता है तो एक सोसाइटी भी वैसी बन जाती है। इसके साथ में हम बिलीव करते हैं कि एक फीमेल माँ बाद में है लेकिन एक औरत पहले है। तो प्रेगनेंसीज में जो लोगों का एक टबू होता है कि इनफर्टिलिटी है तो सिर्फ फीमेल को सफ़र करना है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे इनफर्टिलिटी इज़ अ कपल गोल। ये एक फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ की एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वाकई में दोनों बराबर के जिम्मेवार होते हैं। सेकेंड, प्रेगनेंसी में फीमेल्स की, आजकल फीमेल्स खासकर जो अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रेगनेंसी से डरने लग गए कि हम तो प्रेगनेंसी में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, हमें तो बेड रेस्ट करना पड़ जाएगा, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, ये सोच हम बदलते हैं। उसी तरीके से हम अपने एक्सपेक्टिंग कपल्स को भी ट्रीट करते हैं कि आप बीमार नहीं हो, आप स्पेशल हो।
आप स्पेशली चीज़ें करिए, लेकिन सब कुछ करिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती हैं लाइफ में। तो अपने आप फर्टिलिटी को भी उसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को भी एंजॉय कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को भी एंजॉय कर सकते हैं, और अपनी पूरी लाइफ साइकिल को हम कंप्लीट करते हैं। और इसी सोच के साथ जो हमारा माहौल भी हॉस्पिटल में जो रहता है, वो हॉस्पिटल जैसा नहीं होगा, एक सेलिब्रेशन के जैसे होता है। वी वेलकम न्यू लाइफ। यहाँ पे लोगों की लाइफ को कंप्लीट करते हैं बाय ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इन देयर लाइफ्स। तो बस वो हैप्पी मोड में हम लोग ट्रीट करते हैं और बर्थ को हम सेलिब्रेट करते हैं। डिजिटल ज़माना है, एक रील बहुत आती है हमेशा कि इफ़ यू ट्रूली वांट टू बी अ वर्जिन गर्ल अगेन, तो उस दिशा में जब लड़कियां जाती हैं तो कितना सेफ है फीमेल्स के लिए? इट इज़ अ चॉइस, इट इज़ अ चॉइस आपकी। नो वन शुड हैव अथॉरिटी टू डिसाइड योर सेक्सुअलिटी। फीमेल्स अगर खुद ये फील करती है उनको करना है, तो कॉस्मेटिक गायनेक प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, इट्स देयर चॉइस। आप किसी अच्छे क्लिनिक में अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके कराते हैं तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप किसी सोसाइटियल प्रेशर में, पार्टनर के प्रेशर में, या एक पीयर प्रेशर में, या डिजिटल प्रेशर में आकर के ये सोच करके करते हैं कि नहीं दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी फैंसी, तो ये गलत है। एज अ डॉक्टर बस मैं इतना सजेस्ट करूँगी कि आप अगर खुद से फील करते हैं तो यस आप जा सकते हैं। किसी के प्रेशर में आकर के इन चीज़ों को कराना ठीक नहीं है। सेकेंडली, जब आप ये कराते हैं तो ये इंश्योर करें कि इस तरीके के प्रोसीजर सिर्फ सेफ डॉक्टर्स और सेफ क्लिनिक्स में, जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं ऐसे प्रोसीजर्स को हैंडल करने के लिए, वहीं पे हो। तो क्या इससे कोई दिक्कत आती है महिलाओं को फ्यूचर में, क्योंकि आप प्रेगनेंसी की बात कर भी रही हैं, उस दिशा से देखा जाए तो कोई दिक्कत आ सकती है इन सर्जरीज के बाद? यूजुअली उस दिशा में तो नहीं आती अनटिल और अनलेस ये कॉम्प्लिकेटेड गलत तरीके से कर दी गई हैं। उस सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, इन्फेक्शंस हो गए, या लोकल एरिया इंजर हो गया, तो थोड़ा कोई प्रॉब्लम आ सकता है। अदरवाइज एज सच ये कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। ठीक, जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कुछ ऐसे र्यूमर्स जो आप बताना चाहें अभी हमारे जरिए महिलाओं को कि ये र्यूमर्स हैं आईवीएफ के लिए, आपको इन पर ध्यान नहीं देना है? आईवीएफ आखिरी का रास्ता है, ऐसा नहीं है, ये सबसे बड़ा मिथ है। ये टाइमली डिसीजंस अगर हम आईवीएफ के लेते हैं तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है। आईवीएफ बहुत महंगा होता है, ये भी बड़ा रूमर है। इट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। आईवीएफ में बेड रेस्ट लगता है, आईवीएफ से अगर प्रेगनेंसी रुकते, बिल्कुल भी नहीं। जो क्राइटेरियाज एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में तय करते हैं कि किसी लेडी को बेड रेस्ट करना चाहिए या नहीं, वही आईवीएफ प्रेगनेंसीज में भी लागू होते हैं। आईवीएफ बहुत तकलीफ़ वाला प्रोसीजर है, इसमें बहुत इंजेक्शंस लगते हैं, बहुत परेशानी होती है, ये भी मिथ है। अगर आप सही तरीके से कराएं तो 10-15 मैक्सिमम 20 दिन इंजेक्टेबल्स लेने पड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आईवीएफ में तो आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हो, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, ये सब मिथ हैं। आप अपने रूटीन को कंटिन्यू करते हुए, चाहे आपका वो ऑफिस वर्क है या घर का वर्क है, आप आईवीएफ कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आईवीएफ से ठहरी प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं, ये भी एक मिथ है। आईवीएफ पर से कॉम्प्लिकेशंस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं करता है। गलत टाइम पे आईवीएफ कराया या कॉम्प्लिकेटेड केसेस गलत क्लिनिक में अगर हमने आईवीएफ कराया है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, अदरवाइज नॉट। तो ये सब मिथ तोड़ना चाहूँगी। ज़रूरत है तो टाइमली इसका डिसीजन लीजिए, क्योंकि टाइम आपके डिसीजंस को सही या गलत बनाता है, डिसीजन सही या गलत नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नीरज, जिन्होंने तमाम जानकारियां साझा करती हैं सेहत संवाद में। अगर आप लंबे समय से चाहते हैं कि आपके घर में भी किलकारी आए, या आप चाहते हैं कि बहुत लंबा इंतजार हो चुका है, मैं भी चाहता हूं या चाहती हूं मेरे घर में बच्चा आ जाए, तो आप यहां पर ज़रूर आइए, डॉक्टर पहलजानी से मिलिए आप, और यहाँ तमाम सुविधाएँ भी मौजूद हैं। साथ ही साथ उन्होंने बता दिया है कि ये हम सिर्फ ट्रीटमेंट की तरह नहीं लेते हैं, ये हम सेलिब्रेशन की तरह लेते हैं, और बहुत अफोर्डेबल है। जितने भी मार्केट में मिथ्स हैं या र्यूमर्स हैं जिनकी तरफ आप हमेशा सोचते हैं कि बहुत महंगा है, भाई मेरे बजट में नहीं आएगा, ये सब जो भ्रांतियां कहीं ना कहीं है वो भी डॉक्टर ने दूर कर दी हैं। इसी के साथ इस कड़ी में फिलहाल इतना ही, फिर से होगी एक मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।